नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार आशुतोष जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर, कॉकरोच पार्टी के लोग बड़ा भारी विरोध कर रहे हैं सर, हजारों की संख्या में जुड़े हैं। देखिए, मुझे तो निराशा हुई। मैं ईमानदारी से अगर आपको बोलूं, क्योंकि जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि दरअसल जंतर मंतर पे जिन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन देखे या किए हैं, उस लिहाज से तो वहां भीड़ इकट्ठा नहीं है। और हो सकता है इसका एक बड़ा कारण ये हो गर्मी हो, लेकिन जिस सोशल मीडिया अकाउंट ने 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर लिया था, अगर वहां आज की तारीख में अगर 20,000 लोग भी नहीं है, तो फिर ये आंदोलन मुझे लगता नहीं कि आगे कुछ बढ़ने वाला है। हालांकि मेरी बातें लोगों को चुभ सकती है, लोगों को तकलीफ भी दे सकती है, और उन लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं इस आंदोलन को रबिश करने की कोशिश करूं, बट ऐसा है नहीं। 1,000 लोग के जो जानकारी है, 1,000 लोग के आसपास वहाँ इकट्ठा है। उनमें से करीब 200-250 लोग वो है जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऑनलुकर्स हैं। तो आप मान के चलिए कि 700-800 लोग हैं वहाँ। तो 700-800 लोगों से बात बनती नहीं है। सरकार, देखिए, सुबह सुबह जब सरकार एयरपोर्ट पे पहुंची, खुद ही परमिशन देने लगी कि आप जंतर मंतर में जाके आंदोलन कर लीजिए, तभी मुझे ये शक हो गया था कि शायद पुलिस के पास या सरकार के पास ऐसी जानकारी है, या जिसके आधार पे उनको ये इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इसकी वजह से सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि ये तो वो सरकार है जो सदाशय तो बिल्कुल ही नहीं है, सहनशीलता जिनके उसमें ही नहीं है, और जो किसी भी आंदोलन को हमेशा एक संदेह की नजर से देखती है। और आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन करने लगे तो 1 साल तक बैठे रहे और सरकार के कानों पे जू तक नहीं लगी, उनको खालिस्तानी तब कहने की कोशिश की गई थी। और आपने वो भी दिन देखा है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवान वहां पे धरने में बैठे हुए थे, तब भी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। तो वैसे में खुद पुलिस का एयरपोर्ट जाके उनको परमिशन देना, ये वाकई में मेरे लिए बड़ी बड़ा 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 चिंता का प्रश्न था कि अगर सरकार को इस बात की चिंता होती कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, सरकार के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं, तो शायद वो कभी परमिशन नहीं देती, या देती भी तो कुछ लिखित तौर पे देती कि इतने से ज्यादा लोग वहां पर नहीं इकट्ठा होंगे। तो मुझे तो बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही निराशाजनक था, और एक तरीके से अगर इसको फ्लॉप शो कहे तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं है। अच्छा, ये तो पर वो क्या था सर, फिर एकदम इतने मिलियंस ऑफ लोग जुड़ गए थे और हर वीडियो इनका जो है वो वायरल हो रहा था। देखिए रविंद्र, एक चीज बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि जब आप जमीन पे उतर के आंदोलन करने की करते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। लोग स्वतः स्फूर्त नहीं आते हैं, आपको वाकई में तैयारी करनी पड़ती है। और मैं आपको ये बात अन्ना आंदोलन के की पृष्ठभूमि से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जब आंदोलन करने का मन बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने सिविल सोसाइटी के पूरे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को कांटेक्ट किया। एक ऐसा बुके उन्होंने तैयार किया जिसमें किरण बेदी भी थी, जिसमें प्रशांत भूषण भी थे, जिसमें आपके जस्टिस स्वामी संतोष हेगड़े थे, श्री श्री सब रविशंकर थे। तो बड़े लोग उसमें अग्निवेश, इन्वॉल्व थे, स्वामी जिनको अपने अपने अग्निवेश। क्षेत्र के कामयाब लोग थे, जिनका अपना एक आधार था। तो उससे क्या होता है, उससे एक आंदोलन को एक गंभीरता मिली कि नहीं यार, ये लोग अगर उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें, फिर आपने देखा तो उसमें रामदेव की भी भूमिका थी, अन्ना हजारे खुद बैठ चुके थे, अरविंद केजरीवाल खुद तब तक मैक्सिस अवार्ड जीत चुके थे। तो कम से कम वो एक गंभीरता थी। दूसरी बात क्या थी कि इस आंदोलन को लॉन्च करने के 3-4-5 महीने पहले से वो पृष्ठभूमि बना रहे थे, कॉलेजेस में जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज में जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि हम इस तरीके कोई आंदोलन लॉन्च करने। उसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना, फेसबुक पे उन्होंने अपना एक पेज बना रखा था, और उस पर लगातार वो कैंपेन कर रहे थे, नारे चल रहे थे, टोपियां बनी हुई थी। तो एक एक पूरी प्रिपरेशन थी। दूसरी बात क्या है कि 2010-11 का समय अगर आप ध्यान से देखें, तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक एक कोलाहल मचा हुआ था। ट्यूनिशिया में अगर आप देख रहे थे, जैस्मिन मूवमेंट चल रहा था, जिसने वहां की बेन अली की सरकार उड़ा दी थी। तो इजिप्ट के अंदर आपने तहरीर चौक का आंदोलन देखा था, जिसने वहां के हुस्न मुबारक को पिजड़े में लाके खड़ा कर दिया था। और वॉल स्ट्रीट आंदोलन ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क तक चल रहा था। तो दुनिया में जो 2008 की मंदी थी, उस मंदी के बाद से जो समाज के अंदर जो एक कोलाहल था, चिंता थी, बेचैनी थी, उसकी वजह से लोग सड़कों पर थे, और वो आंदोलन हिंदुस्तान भी पहुंचा था। तीसरी जो बड़ी बात थी वो है कि अन्ना के आंदोलन को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स ने सुबह से रात तक दिखाया, तो उसका वो जो इम्पैक्ट था वो बहुत कई 100 गुना मैग्नीफाई हो गया। क्या रही, जब टीवी चैनल सुबह से शाम तक उसको दिखा रहे तो जरूर कुछ होगा। और उसके बाद सरकार दूसरे दिन के बाद से सरकार बुरी तरीके से हिल गई।
सोनिया गांधी सरकार की तरफ से लोग आने लगे, जंतर मंतर पर बातचीत शुरू हो गई, कमेटी बन गई, तो ना तो तैयारी दिखाई पड़ी, ना उस तरीके की कोई टीम और लीडरशिप दिखाई पड़ी, ना ही इस वक्त का जो जो सामाजिक आर्थिक माहौल है वो उस तरीके का दिखाई पड़ा, और ना ही मीडिया का सपोर्ट था। तो जाहिर सी बात है, लोग जो इकट्ठा हुए अपने स्तर पर इकट्ठा हुए, और आपने ये भी देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों ने भी एक तरीके से इनका बायकॉट कर रखा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने इससे अपनी दूरी बना रखी है। तो ये भी एक बड़ा कारण था। ऐसे में कोई कल परसों कुछ और हो जाए, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं चमत्कार तो होते रहते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, लेकिन कम से कम आज जो कुछ भी इनका प्रदर्शन मैंने देखा उससे मुझे वाकई में निराशा है, और उन तमाम लोगों को निराशा है जो दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार से परेशान है और जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनको भी निराशा हुई होगी आज। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था सर, क्या इसका मतलब, अगर क्या लोग निराश नहीं है, क्या लोग पेपर लीक से खुश थोड़ी होंगे सर? नहीं नहीं, लोग बहुत निराश हैं। देखिए, तीन ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार की हालत पतली है, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि शिक्षा को लेके पिछले 6 महीने में अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से असफल हुए हैं। पहला अगर आप देखें एनसीईआरटी का में जो एक चैप्टर आपने डाल दिया जुडिशरी को लेकर, उससे जुडिशरी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो गए, और यहां तक कह डाला कि इन तीनों को हिंदुस्तान के अंदर कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आप सोचिए, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जुडिशरी उबल रही थी एक तरीके से। दूसरा, यूजीसी की गाइडलाइंस आपने इशू की, और उसकी वजह से जो अपर कास्ट था वो सड़कों पर उतर आया, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने समर्थक वर्ग है, उसमें एक तरीके का रिवोल्ट आप देख रहे थे। उसमें जिन जिन भाषा में प्रधानमंत्री जी को की आलोचना की जा रही थी, वो वैसा कम से कम मैंने तो नहीं देखा 2014 के बाद से। तीसरी, आपने देखा कि जो नीट का पेपर लीक है वो सबने देखा अपने यहाँ, और अब सीबीएसई का ओएसएम। तो पिछले 6 महीने में 4 ऐसे मामले हुए जिसकी वजह से सरकार की नाकामी पूरी तरीके से स्पष्ट है। और ये कौन से मामले? ये बच्चों से जुड़े हुए मामले, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जुड़े हुए मामले हैं। और जब बच्चे परेशान होते हैं तो फिर पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या तक कर ली है कि अब मेरे अंदर नीट की परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। आप सोचिए, तो इस कदर। और इसके अलावा पेपर लीक जब जब पिछले दिनों हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, यूपी हो, जब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, बच्चे जब सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उनको पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो एक नाराजगी सरकार को लेके इस युवा शक्ति के अंदर है, परिवारों के अंदर भी नाराज। फिर आपने देखा किस तरीके से आर्थिक स्थिति है। सरकार ने भले ही आंकड़े जारी करके कह दिया 7.6% के जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन क्या आपको कहीं आसपास कहीं आपको खुशी दिखाई पड़ रही है? लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? हर आदमी परेशान दिखाई पड़ रहा। सरकार कह रही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सरपट भागी जा रही, और हालत यह है कि आपका जो स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो आज की तारीख में ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में भी पीछे चला गया। 5 नंबर से 7वें नंबर पे चले आए। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को कहते हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहते थे, चौथे नंबर से घटक के आप 6ठे नंबर पे आ गए हैं। अब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते हैं। अमेरिका लगातार आपके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा। पहले उसने 18% का टैरिफ लगाया, अब उसने 12.5% का अलग से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया कि यहाँ जो है फोर्स लेबर जहां पे हो रहा है। तो आर्थिक और आपका जो विदेशी पूंजी निवेश है वो देश के बाहर जा रहा है। आपकी अपनी कंपनी आप बाहर लगा रही, रुपया आपका 97-98 तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूंजी निवेश आ नहीं रहा, रुपया आपका भाग रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था सर पर दौड़ रही है। तो इसकी वजह से भी नाराजगी। तीसरी, आप विदेश नीति के मसले पर देख लीजिए, सरकार बुरी तरीके से सफल है, बुरी तरीके से सफल है। तो विदेश नीति आपकी ठीक नहीं है, अर्थनीति आपकी ठीक नहीं है, शिक्षा नीति आपकी ठीक नहीं, लोग उससे नाराज हैं। और अब क्या है कि लोगों में नाराजगी है, लेकिन आप उस नाराजगी को किसी बड़े आंदोलन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए होती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना, क्योंकि लोग अपने से सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लोगों को सड़कों पर लाना पड़ता है। अगर लोग नाराज हैं तो सड़कों पर लाना आसान हो जाता है, अगर लोग नाराज नहीं है तो सड़कों पर लाना लगभग असंभव हो जाता है। आज की तारीख में माहौल है, आप देखिए एनएसवाई के जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। राजस्थान से लेकर विदर्भा तक अगर आप देखें तो काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनपे लाठीचार्ज हो रहा है, उनपे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन मारे जा रहे हैं। मीडिया नहीं दिखा रहा उसको आप भूल जाइए, तो लोगों को लाना पड़ेगा। अब यहां पे वो तैयारी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नाराजगी नहीं है, बेचैनी नहीं है, बेचैनी भी है, नाराजगी भी है, लोग भी परेशान हैं, लेकिन एक बहुत ही इमेच्योर तरीके से चीजों को करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से
मैं तो ये कह सकता हूं कि इसकी हवा निकल गई एक तरीके से। सही बात।